हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए। सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ आर ट्राइंगल्स एज आर इक्वल्स T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम इतना ही पढ़ते हैं और इतने की ही बात करते हैं, उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सो दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है जो किस सेट से बना है, सेट ए से। मीन्स आपका जो आर है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। ये रिलेशन सेट ए से जनरेट हुआ है तो इसका मतलब R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर आगे क्या कह रहा है कि सेट ए ऑफ आर ट्राइंगल्स, और जो आपका ये सेट ए है ये जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनको लेकर बना हुआ है। मीन्स ए इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, वे सब के सब इस सेट ए के एलिमेंट हैं। ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है ना। और इसी सेट ए से जनरेट हुआ है कौन, आपका रिलेशन आर। तो हम लोग यही लिखते हैं हमेशा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब हमें प्रूव करना है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स आपका जो ये आर है ये क्या है, इक्विवेलेंस है। और आर को ऐसे डिफाइंड किया गया है, क्या लिखा है, आर इक्वल्स T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये आर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T1, T2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये स्टेटमेंट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया जाए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन R है ये क्या है, इक्विवेलेंस। मीन्स हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलो, कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं हम लोग, फिर यहाँ भी करते हैं। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट दिया होता है यही यहाँ पर लिखते हैं। बस क्या करते हैं, सेकंड प्लेस पर भी फर्स्ट वाला कंपोनेंट रख देते हैं। मीन्स यहाँ T2 के प्लेस पर क्या रख देंगे, T1, और ये तो T1 रहेगा ही। तो T1 इज सिमिलर टू, अब यहाँ भी क्या रखना है, T1। तो T1 इज सिमिलर टू T1। जब ऐसा हमने लिखा तो हमको एक नया स्टेटमेंट मिला ये। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है या नहीं। तो ये T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल, और ये T1 ये भी वही ट्राइंगल है, ये दोनों ही ट्राइंगल हैं, है ना। तो कोई ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और यदि ये पॉसिबल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, T1, T1 बिलोंग्स टू R। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ T1 यहाँ T2 है तो लिखा गया है T1, T2। अब यहाँ T1 है तो T1, T1। अब क्योंकि पॉसिबल है इसलिए बिलोंग्स टू R, नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसे लिखते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये आपका A बिलोंग्स टू R की तरह दिख रहा है ना। मीन्स ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, रिफ्लेक्सिव की। तो क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मिल रही है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। हम लिखेंगे सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम इसको इरेज करेंगे। ओके,
हम लोग नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्या चेक करें, नंबर 2 चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमने आपको कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखते हैं। तो चलो लिखें, बिकॉज T1, T2 belongs to R such that T1 is similar to T2। फिर हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पर रख देते हैं और सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पर। मीन्स T2 यहाँ लिखेंगे, T1 यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, T2 इज सिमिलर टू T1, है ना। तो आप बताओ, चाहे ये कहो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, और चाहे ऐसे पलट दो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, बात तो वही हुई। तो ये पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है। और यदि ये पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, T2, T1 बिलोंग्स टू R। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ T1 यहाँ T2 था तो T1, T2 लिखा गया। अब यहाँ T2 यहाँ T1 है तो T2, T1 लिखा जाएगा। और बिलोंग्स टू R क्यों लिखा, क्योंकि पॉसिबल है। डज नॉट बिलोंग्स टू R कब लिखते, जब नॉट पॉसिबल होता। तो आप यहाँ देखिए AB बिलोंग्स टू R और उसका उल्टा BA बिलोंग्स टू R। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की। तो लिखेंगे सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ओके, दो चीज़ें क्लियर हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, नंबर 3 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमने आपको बताया था कि ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं जो गिवन है। तो क्या गिवन है, T1, T2 बिलोंग्स टू R सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अच्छा, इस बात को हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ऐसे, T1 इज सिमिलर टू T2। इतना बड़ा ना लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में। और इसको हम लोग सपोज करें इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमको गिवन था, अब हम लोग लेट करेंगे। लेट जैसे T1 T2 है तो लेट क्या करेंगे, T2 T3। इसका जो ये लास्ट होता है ये ज़रूर लेना है, उसके बाद आगे आपकी मर्जी। तो ज़्यादातर हम लोग ऑर्डर्ड को फॉलो करते हैं, जैसे T1 T2 है तो T2 T3, A B होता तो BC, X Y होता तो YZ, है ना। तो हम लोग क्या लेट करेंगे, T2, T3 बिलोंग्स टू R। ये हमने ऐसे मान लिया कि जैसे ये T1, T2 आपका बिलोंग कर रहा है R में, तो ऐसे हमने लेट कर लिया कि T2 T3 भी R में बिलोंग कर रहा है। ठीक, ऐसा सपोज किया। यहाँ T1 T2 था तो यहाँ क्या लिखा गया, T1 T2। अब T2 T3 है तो क्या लिखा जाएगा, T2 इज सिमिलर टू T3। इसको भी इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 बिलोंग्स टू T2 इज सिमिलर T3। और सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ध्यान दीजिएगा, ये T1 T2 के सिमिलर है और वही T2 T3 के सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है, आपको पता है कि शेप नॉट साइज, है ना। जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दोनों के शेप एक जैसे हैं, साइज भले कम ज़्यादा हो लेकिन शेप एक जैसे हैं तो सिमिलर होता है। तो आपका ये T1 T2 का शेप एक जैसा है और T2 T3 का भी शेप एक जैसा है, तो इसका मतलब T1 T3 भी तो सिमिलर हुए। तो लिख सकते हैं हम लोग T1 इज सिमिलर T3, T1 इज सिमिलर टू T3, है ना। अब आप बताओ, T1 T2 के सिमिलर है तो T1, T2, T2 T3 के सिमिलर है तो T2, T3। ऐसे जब T1 T3 के सिमिलर है तो क्या लिखना चाहिए, T1, T3। ठीक है,
बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताओ, T1 T2 आर में बिलोंग कर रहा है, T2 T3 आर में बिलोंग कर रहा है, और ये इसका फर्स्ट इसका लास्ट T1 T3 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो ये तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, जैसा दिख रहा है ना। ये किसकी डेफिनेशन है? ट्रांजिटिव की। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, और अगर ये तीनों चीज़ें हैं, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन आर आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। हेंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, क्लियर सभी को? ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके, अब देखो, हमने आपको यहाँ तक सॉल्व करा दिया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब इसके आगे ये देखो, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है सबको? ये चीज़ ध्यान दीजिए, पूरा ये पूरी बात यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, जो काफ़ी मज़ेदार है। ध्यान दीजिए इस पर क्या कह रहा है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन इसने उठाया है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, मीन्स 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन? T1 T2 T3, और T1 की साइड क्या है? 3 4 5, T2 की साइड्स क्या है? 5 12 13, T3 की क्या है? 6 8 10। अब कह रहा है कि विच ट्राइंगल्स एमंग T1 T2 T3, मीन्स T1 T2 T3 में से कौन आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब रिलेटेड की बात आ गई तो इसका मतलब हमको अपनी रिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस रिलेशन को जो फॉलो करेगा वही रिलेटेड होगा। और डेफिनेशन में लिखा क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ सिमिलरिटी की बात हो रही है। तो आपको ये देखना है कि T1 T2 T3 में से कौन से ऐसे दो ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है ना? तो आओ देखते हैं। अगेन हमारे पास देखो 3 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल हैं, और ये ट्राइंगल कैसे हैं? राइट एंगल हैं, मीन्स इनका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे करके हैं। अब देखो राइट एंगल है, तो आपको पता है कि 90 के सामने वाली जो इसके अपोजिट में होगी साइड, वो आपकी सबसे बड़ी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये देखो, ये मान लो आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये क्या हो गया? T3। अब T1 की साइड क्या है? 3 4 5। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि कहाँ 3 लिखें, कहाँ 4 लिखें, कहाँ 5 लिखें। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 90 की जो सामने वाली साइड है वो सबसे बिग है, सबसे ग्रेटर है। तो वहाँ पर सबसे जो बड़ी आपकी साइड होगी वही लिखिएगा। तो 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है? 5। तो मीन्स 90 के सामने उस क्या लिखेंगे? 5। अब बचा 3 और 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसको ऐसे ही ऑर्डर में लिख दीजिए। 5 लिख लिया, इसके बाद 4, फिर 3। तो यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ 3। इसी तरह इसमें देखो सबसे बिग कौन है? 13। तो 90 के सामने 13 लिखेंगे। अब क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख डालो। 13 हो गया, फिर 12, फिर 5। ठीक, ऐसे इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है साइड? 10। तो 90 के सामने 10, बाकी ऐसे क्लॉकवाइज में लिख डालो। तो 10 हो गया, 8 6, तो यहाँ 8 और यहाँ 6। क्लियर? अब इसमें देखो हमको ये जानना है कि कौन से दो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं। और सिमिलरिटी के लिए आपको पता है कि यदि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, उनका रेशियो निकालने पर यदि रेशियो सेम आता जाए तो फिर वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब जैसे देखो इसमें इन दोनों की बात कर रहे हैं, T1 एंड T2 की। पहले हम यही चेक करेंगे ना, T1 एंड T2। तो देखो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। 5 के करस्पॉन्डिंग्स कौन है? यहाँ 13, 4 के
12 और 3 के 5, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 5/13 फिर इक्वल 4/12 फिर 3/5। अब आप इसमें देखो कि क्या ये जो रेशियो है ये सेम है 5/13, ये तो इतना ही रहेगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया और ये 3/5। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये आपका नो हो जाएगा, ठीक। फिर चलते हैं किस पर, बी नंबर पर। T2 और T3 देखेंगे, T2 एंड T3। इसमें देखो 13/10 इक्वल्स 12/8 इक्वल्स 5/6। इसमें भी वही बात है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर ये इक्वल नहीं थे तो यहाँ भी हमारा आंसर आएगा नो। फिर हम चलते हैं सी पर, ठीक। T3 और T1 कंपेयर करेंगे, T3 एंड T1। तो देखो 10/5 इक्वल्स 8/4 इक्वल्स 6/3। तो देखो ये हमको लगता है कि ये इक्वल मिल जाएगा। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2/1 2/1 2/1। तो आप देख रहे हैं कि T3 और T1 की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि T3 और T1 दोनों सिमिलर हैं। लिखेंगे सो T3 इज सिमिलर टू T1। तो आपसे यही पूछ रहा था कि T1 T2 T3 में से कौन से ऐसे दो ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। रिलेटेड कहा है और रिलेटेड का मतलब सिमिलर ही तो है, तो ये है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा T1 एंड T3। कन्फर्म सभी को? ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। आपसे कह क्या रहा है कि लेट R बी द रिलेशन इन द सेट n। R कोई रिलेशन है जो कहाँ से जनरेट हुआ है? सेट n से। और n का मतलब यहाँ क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, गिवन बाय दिस। R को डिफाइन किया गया है, R इक्वल्स A कामा B, A इक्वल्स B-2। A और B के बीच ये बॉन्डिंग है। और एक यहाँ पे और कंडीशन है कि B इज़ ग्रेटर देन 6, B की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। चूज़ द करेक्ट आंसर। फिर ये कह रहा है, तो इसमें बहुत आसान है। आप एक एक को इस पर रखिए और चेक करिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पहले बॉन्डिंग लिख लेते हैं। बॉन्डिंग क्या है? A इक्वल्स B-2। और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करते हैं। यहाँ आप देखिए, हमको B की वैल्यू रखनी है और A की वैल्यू रखनी है। दोनों सेटिस्फाई हो गए तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि B की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। आपको पता है कि फर्स्ट वाला A होता है और सेकंड वाला B। जैसे यहाँ दिया है, फर्स्ट वाला A और सेकंड वाला B। तो आप देखो क्या 4 ये 6 से ग्रेटर है? नहीं है। तो जब ये ग्रेटर नहीं है तो ये तो यहीं छोड़ दो, इसको तो बिल्कुल चेक ही नहीं करना, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि B की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। और यहाँ पे तो 4 है, तो इसको तो लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ हो, यहाँ B की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, 8 है, तो इसको चेक कर सकते हैं। तो चलो करते हैं ये वाला। A इक्वल्स 3 रखना है और B इक्वल्स 8 रखना है। तो रखो 3 8 - 2। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए। तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। फिर ये वाला रखते हैं, A इक्वल्स 6 B इक्वल्स 8। रखो 6 और यहाँ 8 - 2, तो 6 इक्वल 6। सेटिस्फाई हो रहा है ना? यही आंसर सही होगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर लें, हो सकता है ये भी हो, है ना। रखो तो 8 रखो यहाँ पे और B के प्लेस पर 7 रखो। क्या इक्वल है? नहीं है, मीन्स ये भी नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? C। तो करेक्ट आंसर इज
सी। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।